हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। साथियों, अगर आज की इस वीडियो को 42 प्रश्न आप याद करके चले जाते हैं प्यारे साथियों, तो आपको साइंस में काफी अच्छा नंबर आ सकता है। अगर ये 42 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा जब भी हमारी क्लास होगी प्यारे साथियों तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए प्यारा सा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं वहां पर इंपोर्टेंट पीडीएफ देता रहता हूं। तो समय नहीं गवाते हुए चलते हैं प्यारा सा तो क्वेश्चन की ओर। आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन याद ना हो प्यारा सा तो उसका मैं आंसर बता दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। ये 42 क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं प्यारा सा तो एग्जाम में आप फोड़ दोगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है दर्पण सूत्र है। फटाफट बता दीजिए कौन सा ऑप्शन है जो दर्पण सूत्र है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारा सा, तो आज जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस जहां लगा होगा ना वो लेंस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला लेंस का हो जाएगा, दर्पण वाला प्लस वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए जल्दी से दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी कार का अग्रदीप, क्या कहता है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पैसा तो, और जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है समतल या उत्तल। क्या हो जाएगा, किसी कार का अग्रदीप, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है बताइए। तो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। बिल्कुल ही सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। साथियों समय कम है इसलिए हम फटाफट क्वेश्चन को करा रहे हैं। अगर ये 42 क्वेश्चन आप रट लेते हैं प्यारे साथियों तो आप साइंस में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। बताइए आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का ऐसा मात्रक कुछ नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। ठीक है, मात्रक विहीन है आवर्धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी जो होगी धनात्मक होती है। ठीक है, तो किस लेंस की हो जाएगी, तो उत्तल लेंस की। किस लेंस की, उत्तल लेंस की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना। अगर पूछ दिया जाए फोकस दूरी ऋणात्मक किसकी होती है तो अवतल लेंस की होती है। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ऋणात्मकता अवतल और धनात्मकता उत्तल, आपको इतना ध्यान में रख लेना है। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर प्रश्न का देखिए आंसर क्या हो जाएगा। कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, आभासी तथा उल्टा। आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, एक और प्रश्न पूछा जाता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन में ई जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है और फटाफट आंसर दीजिए। क्या, जल्दी से आंसर दीजिए। कहता है अवतल दर्पण, क्या कहता है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है, जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी है देखिए, हमेशा 1 से अधिक होता है, जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है, ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा होता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण दिखाई देता है नीला। बताइए आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण,
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, फटाफट आंसर दीजिए। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, बताइए। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। बताइए नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्यारे साथियों वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, ठीक है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, आपको याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? बताइए निम्नलिखित में से नेत्र का रंगीन भाग कौन है? तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पैसा, और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो परितारिका होता है, ठीक है। परितारिका होता है नेत्र का रंगीन भाग। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा पैसा यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको इसे याद कर लेना अच्छे से। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है 10वां प्रश्न देखिए, किस रंग का किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? बताइए किस रंग का विचलन जो होगा न्यूनतम होगा, यानी कौन सा रंग सबसे कम विचलित करेगा, ठीक है। कौन सा रंग सबसे कम विचलित करेगा? तो पैसा तो लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ठीक है। लाल रंग जो होता है सबसे कम विचलित करता है, ठीक है। सबसे कम विचलन होता है, ठीक है। और सबसे अधिक विचलन कौन होता है? तो बैगनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। सबसे अधिक विचलित कौन करता है? तो बैगनी हो जाएगा, ठीक है। बैगनी सबसे अधिक विचलित करता है, ठीक है। अधिक विचलित करता है, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। अधिक विचलित करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है प्यारे साथियों, किस रंग का तरंग दैर्ध्य, प्यारे साथियों तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल हो जाएगा। देखिए विचलन कम होगा लाल का और तरंग दैर्ध्य अधिक होगा लाल का, ठीक है। ये अधिक होता है तो तरंग दैर्ध्य इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम विचलन कौन होता है प्यारे साथियों? तो लाल रंग। ऑप्शन में ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है 11 नंबर, फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? बताइए निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। फटाफट आंसर दीजिए, कौन सबसे अच्छा विद्युत का चालक है? बताइए। तो चांदी हो जाएगा, कौन हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। ऑप्शन में ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 12 नंबर, फटाफट आंसर दीजिए। अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे, तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताइए अमीटर से किसे मापा जाता है? धारा को, आवेश को, विभव को या विद्युत शक्ति को? बताइए। तो अमीटर को प्यारे तो धारा को मापा जाता है, ठीक है। अमीटर को धारा से मापा जाता है। अब देखिए धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? धारा का ऐसा ही मात्रक प्यारे साथियों एम्पियर होता है, क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्विच लगाए जाते हैं प्यारे तो कहाँ लगाए जाते हैं? किस तार में लगाए जाते हैं? ठंडे तार में, गर्म तार में या भूयोजित तार में या इनमें से सभी? बताइए स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? स्विच लगाए जाते हैं प्यारे तो गर्म तार में। कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में लगाए जाते हैं, आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है प्यारे साथियों? तो दिष्ट धारा, क्या हो जाएगा? दिष्ट धारा हो जाएगा। बैटरी से हमें दिष्ट धारा मिलती है, ठीक है। ऑप्शन में बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 15 नंबर, देखिए 15 नंबर कहता है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? बताइए सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ये तो काफी सिंपल प्रश्न था प्यारे साथियों, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न को चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में सोलर सेल बना होता है किस धातु से बना होता है? तो प्यारे साथियों सिलिकॉन से बना होता है। किस धातु से? सिलिकॉन से बना होता है सोलर सेल, आपको याद रख लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिए 17 नंबर बता दीजिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। बताइए उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? जल्दी से बता दीजिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्यारे साथ देखिए यहाँ पर दो यौगिक है, क्या है? दो यौगिक
यौगिक है, जब भी दो यौगिक आ जाएगा प्यारे साथियों तो क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन हो जाएगा। ठीक है, दो यौगिक है, दो यौगिक बना है, ठीक है, तो क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, और जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, क्या होती है, चमकीला और उजला होता है। ठीक है, क्या होता है, चमकीला और उजला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है और बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। क्या टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, टमाटर में, संतरा में, सिरका में या इमली में। जल्दी से बता दीजिए प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ठीक है, और प्यारे साथियों संतरा में क्या पाया जाता है, तो संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और सिरका में क्या पाया जाता है, तो सिरका में एसीटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसीटिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 20 नंबर प्रश्न कहता है टूथपेस्ट कैसा होता है, बताइए टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन या इनमें सभी। तो प्यारे साथियों टूथपेस्ट जो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, क्षारीय होता है। ऑप्शन में भी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रख लेना है प्यारे साथियों। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या अगला प्रश्न आपके सामने है और जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है। क्या कहता है, लिटमस विलियन जो होता है बैगनी रंजक होता है। तो बताइए किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है। क्या इससे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। ठीक है, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो किससे निकाला जाता है प्यारे साथियों, लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन में ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, लाइकेन से निकाला जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 22 नंबर प्रश्न कहता है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे, तो जल्दी से इसका आंसर बता लीजिए। धातु के ऑक्साइड होते हैं प्यारे, धातु के ऑक्साइड होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं, लवण होते हैं, कोई नहीं प्यारे साथियों। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब पैसा तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और धातु के ऑक्साइड क्या, और धातु के ऑक्साइड को अम्ल कहते हैं और धातु के ऑक्साइड को क्षारक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, काफी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ऑप्शन में यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और जल्दी से आंसर दे दीजिए। ठीक है, और जल्दी से आंसर दे दीजिए। कहता है लोहे के फ्राइंग पैन, क्या लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, बताइए। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त यानी सही है। तो पैसा तो जिंक की परत चढ़ाकर हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 24 नंबर, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न पैसा, तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु बताइए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है, बताइए। लिथियम हो जाएगा या यूरेनियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा या आयरन हो जाएगा, बताइए सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा। तो आयरन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा जो सबसे भारी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना अच्छे से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ये प्रश्न हर एक साल पूछा जा चुका है, तो इस साल भी पूछने की संभावना काफी अधिक है प्यारे साथियों, तो अच्छे से याद कर लीजिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों। तो C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। ऑप्शन में भी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है प्यारे साथियों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार पूछने की संभावना काफी ज्यादा है, तो अच्छे से जान लीजिए सहसंयोजक आबंध कैसे निकालते हैं। यहाँ पर बताना है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। तो देखिए इथेन का सूत्र क्या होता है, इथेन पहला होता है मीथ, उसके बाद ईथ, तो कार्बन 2 हो जाएगा, कार्बन 2 हो जाएगा। ठीक है, इथेन है यानी सिंगल बॉन्ड होगा, चारों तरफ से हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए,
चारों तरफ से हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए प्यारे साथियों, और इसके बाद बताना है कि कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो प्यारे साथियों देखिए, अब बताना है कितने सहसंयोजक आबंध है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, 6 को तो देखिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन एक सहसंयोजक आबंधन है जो कार्बन कार्बन के बीच है। ठीक है, तो कितना कुल मिला कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, 27 नंबर। ठीक है, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार, क्या आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? क्षैतिज कतारें क्या होती है प्यारे साथियों? क्षैतिज कतारें देखिए प्यारे साथियों, इस लाइन को हम क्षैतिज कतारें कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज कतारें कहते हैं। और इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं उदग्र कतार। क्या कहते हैं? उदग्र कतार कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्षैतिज कतार को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए ये आवर्त होता है। क्या होता है? आवर्त होता है। आवर्त होता है। ठीक है, क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त कहते हैं। और आवर्त कितना होता है? आवर्त 7 होता है। और ये खड़ी वाले लाइन को क्या कहते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं। वर्ग या समूह कहते हैं। और समूह कितना होता है? 18 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और फटाक से आंसर दीजिए। क्या? फटाक से आंसर दीजिए। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, बताइए। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्यों को हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, या क्षार धातु, या मिश्र धातु? तो प्यारे साथियों, प्रथम वर्ग के सदस्यों को हम लोग कहते हैं क्षार धातु। क्या? क्षार धातु कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद करके जाना है, एग्जाम में हो सकता है पूछ दिया जाए। ठीक है, हो सकता है पूछ दिया जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही आंसर आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्षार धातु कहते हैं प्रथम वर्ग के सदस्य को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है और जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, बताइए। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है, या फ्रुक्टोज के रूप में होता है, या लैक्टोज के रूप में होता है, या सुक्रोज के रूप में होता है? तो प्यारे साथियों, फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो होता है सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, सुक्रोज के रूप में होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए पैसे, तो अगला प्रश्न आपके सामने है। कहता है 31 नंबर, पढ़िए। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है पैसे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। और जल्दी से बता दीजिए किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो होता है हरा होता है? तो प्यास, तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, काफी आसान भी है, सबको याद होगा। क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव में डायलिसिस थैली है, बताइए। मानव में डायलिसिस थैली है, कौन है? नेफ्रॉन, या न्यूरॉन, या माइटोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, नेफ्रॉन है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न काफी लगता है इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन पचता है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाता है? ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया शरीर में? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन में भी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 33 नंबर, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। कहता है मेरुरज्जु निकलता है, प्यारे साथियों कहाँ से निकलता है मेरुरज्जु, ये आपको बताना है। प्रमस्तिष्क से, या अनुमस्तिष्क से, या पोंस से, या मेडुला से? प्यारे साथियों, मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से। ठीक है, कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। कहता है इनमें से कौन पादप हार्मोन है? बताना है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो प्यारे साथियों, इंसुलिन तो मानव में पाया जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन ये भी
मानव में पाया जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन ये भी मानव में पाया जाता है। तो पादप हार्मोन कौन हो जाएगा प्यारे साथ, तो ये साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन क्या हो जाएगा, पादप हार्मोन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और प्यारे साथियों थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्यारे साथियों घेघा रोग होता है, घेघा रोग होता है, ठीक है। थायरोक्सिन की कमी से घेघा रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए 35वां प्रश्न क्या कहता है। 35वां प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता है गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है। गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है प्यारे साथियों, तो एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन बनता है फल पकाने वाला हार्मोन कौन है, बताइए। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है, तो वो भी एथिलीन ही हो जाएगा। क्या, फल पकाने वाला हार्मोन भी एथिलीन ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 36वां प्रश्न क्या कहता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न प्यार सकते हो, और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है प्यार सकते हो, बताइए। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है करीब 1 kg, 2 kg या 1.5 kg, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है 1.5 kg। कितना होता है, 1.5 kg होता है, यानी 1.5 kg, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाए प्यास तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। कहता है अमीबा में अलैंगिक जन्म किस विधि द्वारा होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यास, तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अमीबा में अलैंगिक जन्म किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन या विखंडन या बीजाणु जनन या इनमें से सभी। तो प्यारे साथियों अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है विखंडन के द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कहता है प्यास तो आपके सामने, और कहता है अंडाणु निषेचित होता है, बताइए। 38वां प्रश्न कहता है अंडाणु निषेचित होता है, बताइए कहाँ होता है, योनि में या गर्भाशय में या फैलोपियन नलिका में या अंडाशय में। तो प्यारे साथियों अंडाणु निषेचित जो होता है फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 39वां प्रश्न क्या कहता है, बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, बताइए। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो हो जाएगा मटर। किस पौधे का, मटर के पौधे का चयन किया था, ठीक है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और कहता है 40वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है, बताइए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मानव में अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है, कौन सा ऑप्शन है, अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स जो होता है प्यारे साथियों अवशेषी अंग है, ठीक है। वो कहाँ पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। कहता है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है प्यारे साथियों, वायुमंडल के निचले सतह में या वायुमंडल के ऊपरी सतह में या वायुमंडल के मध्य सतह में या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों ओजोन परत जो पाया जाता है वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना अच्छे से। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है, बताइए। निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है, काफी बार पूछा जा चुका है प्रश्न, और इस बार तो लगता है 100% आएगा। क्या हो जाएगा, वर्षा किसके कारण होती है, तो SO2 के कारण होती है। आपको अच्छे से बैठा लेना दिमाग में, SO2 के कारण वर्षा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है, ठीक है। आपको याद कर लेना है साथियों। आज की इस वीडियो में बस 42 क्वेश्चन था, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इसे याद करके जाते हैं तो 100% प्यारे साथियों आपको साइंस में अच्छे नंबर आ सकते हैं, और इसमें से 100% लड़ेगा ही प्यारे साथियों, ठीक है। तो साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। जिससे क्या होगा, जब भी क्लास होगी प्यारे साथियों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी सब्जेक्ट में आना बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो नीचे नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। साथियों मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।